तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, आपका 1833 का अधिनियम, यही देखे थे ना, 1833 का अधिनियम देखे थे। तो आज 1833 के अधिनियम को आगे बढ़ा करके, ठीक है, यानी कुछ ऐसे पॉइंट जो 1833 के अधिनियम में पिछले क्लास में छूट गया था उसको कवर करते हुए हम लोग आज आगे के अधिनियम को देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 1833 का अधिनियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चीज ये बताए थे कि 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी का आपका जो एकाधिकार था व्यापार वाला, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया था। किस क्षेत्र में एकाधिकार, व्यापार के मामले में एकाधिकार क्या हो गया था, खत्म हो गया था, ये बता दिए थे। अब जो कंपनी है वो एक तरह से क्या बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया। कंपनी क्या बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया। ठीक है, यहां तक हम लोग पूरा डिस्कशन कर लिए थे और इसके अन्य प्रोविजन भी हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 1833 के अधिनियम में 2-3 पॉइंट रह गया था, उसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1853 का अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1858 का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 1861 का पढ़ेंगे। जितना हो पाएगा आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, देखिएगा कि 1833 का अधिनियम ही अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट ये कि 1833 का जो अधिनियम है, ठीक है, इसने सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा के चयन के लिए, ठीक है, चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। ठीक है, खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, यानी 1833 के अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि कंपनी में जो प्रशासनिक पद है उसमें एंट्री के लिए एक ओपन कंपटीशन का, और मतलब ये किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। किस चीज का, खुली प्रतियोगिता, मतलब ओपन कंपटीशन, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने इसका विरोध किया कि सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होना चाहिए। ये विरोध किया, तब जाकर के ये क्या हो गया, लागू नहीं हो पाया। ठीक है, लागू नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 1833 के अधिनियम में पहली बार यह प्रयास किया गया कि कंपनी में जो भी प्रशासनिक पद है उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों ने इसका विरोध किया। इस कारण से यह प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। यह आपको आगे जाकर के 1853 के अधिनियम में देखने को मिलेगा। तो यह पहला पॉइंट याद कीजिएगा कि 1833 के अधिनियम में सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके आगे कि 1833 के अधिनियम के तहत ही एक नए प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। ठीक है, आगरा को किस चीज का दर्जा दिया गया, प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब प्रेसिडेंसी कितने हो गए, 4। याद करो, अभी हम बताए थे कि प्रेसिडेंसी उस समय कितने थे, 3 थे। ठीक है, कौन कौन थे, ठीक है, आपका बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था। कितना प्रेसिडेंसी टाउन था, 3 था। ठीक है, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत एक नए प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और इस प्रेसिडेंसी का नाम क्या था, आगरा प्रेसिडेंसी। यानी आगरा प्रेसिडेंसी का जो आपका मतलब जो गठन हुआ, ये आपका 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में हुआ। ठीक है, कब हुआ इसका गठन, 1834 में। किस अधिनियम के तहत हुआ, 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का गठन हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो हम लोग नहीं देखे थे पिछला क्लास में। देखिएगा बड़ा ध्यान से, अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को फिर से याद करें तो उसमें हम बताए थे कि केंद्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। ठीक है, किसकी दिशा में? केंद्रीयकरण की दिशा में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। क्या उठाया गया था? कि आपका ये जो है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये दोनों का पावर लेकर के किसके पास दे दिया गया था? बंगाल के पास। यानी पावर को क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, यानी ये पावर को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ कर लिया गया तो हम सिंपली क्या देखेंगे कि ये एक तरह से क्या था? सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था कि दो जगह से, ठीक है, दो जगह से पावर लेकर के किसके पास चला गया? बंगाल के पास। अब देखो केंद्रीयकरण की दिशा में जो प्रयास हो रहा है वो 1833 तक आते आते ये अपना पीक पॉइंट पर पहुंच जाता, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जितना भी भारत में केंद्रीयकरण होना था उसका अधिकतम जो विशेषता है कौन से अधिनियम में देखने को मिलता है? 1833 के अधिनियम में मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो कानून बनाने की शक्ति है, जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति क्या कर लिया जाता है? ले लिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल उसके अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, यानी भारत के जो गवर्नर जनरल है क्या करते हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास जो विधायी शक्ति है उसको क्या करता है? अपने पास ले लेता है। यानी सारा पावर इसका क्या हुआ? छीना गया। जब सारा पावर छीना गया तो क्या कहा जाएगा? केंद्रीयकरण हो गया। केंद्रीयकरण क्या हो गया? अपने अधिकतम जो इसकी विशेषता है वहां तक पहुंच गया। यानी शुरुआत हुआ था केंद्रीयकरण के प्रोसेस का कहां से? 1773 से, और 1833 तक जाते जाते ये अपना अधिकतम पॉइंट तक क्या हो गया? पहुंच गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपका केंद्रीयकरण के प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, ये आपका 1833 में क्या हो जाता है? अपना अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। ठीक है, अपने अधिकतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सेंट्रलाइजेशन का और कोई प्रोसेस बचता नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या देखे कि 1833 के अधिनियम में जो बातें रह गई थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद 1853 का अधिनियम। ठीक है, इसके बाद 1853 का अधिनियम। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए? देखिएगा, अगर चार्टर एक्ट की बात करें, ठीक है, चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट में क्या था? आपका 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833। आप देखो 33 में क्या था? ये बताए थे कि 93 में कितना साल बढ़ाया गया? 20 साल बढ़ाया गया। 20 साल बढ़ाया गया तब जाकर के क्या आया? 1813। फिर इसमें 20 साल बढ़ाया गया, इसमें 20 साल बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 33। 33 में फिर से कितना कंपनी के शासन को बढ़ाया गया? 20 साल। तो अब कितना आ जाएगा? 1853। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जो अगला चार्टर एक्ट आया, ठीक है, जो रिन्यू होकर के जो आया वो कब आया? 1853 में आया। ठीक है, अगला जो चार्टर एक्ट कब आया? 1853 में आया। ठीक है, तो देखते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या मतलब आपका प्रावधान था। तो 1853 का अधिनियम, ठीक है, 1853 का अधिनियम, इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान था। तो पहला प्रावधान ये देखिएगा कि अभी तक जितने भी चार्टर एक्ट थे उसको 20 साल के लिए एक्सटेंशन मिल रहा था ना। कंपनी के अधिकारों को कितना साल तक बढ़ाया जा रहा था? 20 साल तक बढ़ाया जा रहा था।
किसके तहत? चार्टर एक्ट के तहत। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि 93 में आया, फिर 13 में आया, 33 में आया, 53 में आया। लेकिन 53 में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया, ठीक है, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित किया गया, ठीक है, कि कब तक कंपनी के शासन को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया गया। यहां पर क्राउन की तरफ से कहा गया, ब्रिटिश संसद की तरफ से कहा गया कि जब भी कोई उपयुक्त समय आएगा, अच्छा समय आएगा, तब हम कंपनी के हाथ से शासन कब कहां ले लेंगे? क्राउन के पास, यानी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। यानी एक तरह से ये अल्टीमेटम दे दिया कि आपका जो चार्टर था फिर से 20 साल के लिए रिन्यू नहीं हुआ है, कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं मिला है, कभी भी आपका शासन क्राउन के पास जा सकता है, ठीक है। तो पहला चीज तो यही है कि आपका कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। दूसरा, अगर इसके प्रावधान की बात करें तो देखिएगा बड़े ध्यान से कि हम बताए थे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक सदस्य की नियुक्ति किया गया था गवर्नर जनरल के परिषद में, जिसको बोला गया था विधि सदस्य। क्या बोला गया था? विधि सदस्य। और विधि सदस्य के बारे में बताया गया था कि जब कानून बनाने की बात आएगी तब इनको शामिल किया जाएगा, नहीं तो इनको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं था और इनको वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। जो विधि सदस्य बनाए गए थे उनको वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं था। ये किस एक्ट के तहत? 33 के एक्ट के तहत। और वो कौन व्यक्ति बने थे? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा ही। तो 1853 के एक्ट में क्या आया, ये देखिएगा बड़े ध्यान से कि ये जो विधि सदस्य है इनको पूर्ण सदस्यता की प्राप्ति हो गई, ठीक है। यानी विधि सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में थे, ठीक है, इनको अब वोटिंग देने का अधिकार मिल गया, ठीक है। अब ये वोटिंग दे सकेंगे, ठीक है, वोटिंग का अधिकार मिल गया और ये आपका पूर्ण सदस्य बन गए। क्या बन गए? पूर्ण सदस्य बन गए। तो एक बात याद करो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम बताए थे कि गवर्नर जनरल के परिषद में कितने लोग होंगे? 4 लोग। 1773 के तहत कितने लोगों को शामिल किया गया था? 4 गवर्नर जनरल की काउंसिल में। लेकिन 1786 में कितना कर दिया गया था? 3। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें बोल दिया गया था कि गवर्नर जनरल के परिषद जो है उसमें संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। लेकिन फिर से देखिएगा 1853 के एक्ट में जब विधि सदस्य पूर्ण सदस्य बन गए तो परिषद में संख्या कितनी हो गई? 4 फिर से हो गई। हो गया ना। 33 में एक जुटा था लेकिन कंप्लीट मेंबरशिप, उसको फुल मेंबरशिप नहीं मिला था। लेकिन 53 के एक्ट में उनको क्या मिल गया? फुल मेंबरशिप मिल गया। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका कि विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो ये हम 2 प्रावधान देख लिए। किसका देखे? 1853 के एक्ट का देखे। अब चलते हैं अगले प्रावधानों की ओर। देखिएगा बड़े ध्यान से कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी संख्या अभी 24 थी। कितनी थी? 24। 24 से घटा करके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी कर दी गई? 18, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी हो गई? 18, ठीक है। अब इसमें भी 18 में भी 6 जो है ब्रिटिश क्राउन के तरफ से क्या होगा? नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के तरफ से क्या किया जाएगा? नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। नॉमिनेट को क्या बोलते हैं? मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, मनोनीत किया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो तीसरा प्रावधान हम लोग देख लिए। चौथा प्रावधान क्या था कि यहां पर देखिएगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाते हैं कि गवर्नर जनरल
में अभी हम बताए गवर्नर जनरल, देखो जे मतलब गवर्नर जनरल, यहां पर हम बताए इसकी कार्यकारी परिषद के बारे में बताए। कौन सा परिषद? कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में क्या था कि इसके कितने मेंबर शुरुआत में? 3 थे। पिट्स इंडिया के तहत एक और बढ़े और एक अपने वायसराय साहब हो गए। सॉरी, वायसराय अभी नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? ये 4। अब इनका एक विधायी कार्य अलग किया गया। ठीक है, विधायी कार्य मतलब कार्यकारी और विधायी क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया। और विधायी काम को निपटाने के लिए 6 पार्षद जोड़े गए। कितने पार्षद जोड़े गए? 6 पार्षद जोड़े गए। अब 6 पार्षद जो जोड़े गए तो इसको बोला गया केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, और यह एक छोटे संसद के रूप में काम किया। ठीक है, देख रहे हो, कानून बनाने के लिए अब एक अलग नाम क्या है उसका? केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, कितने मेंबर जुड़े? 6 मेंबर जुड़े। ठीक है, अब इसका काम क्या है? कानून बनाना, यानी एक तरह से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत यहां से मानी जा सकती है। मानी जा सकती है कि नहीं मानी जा सकती है? ठीक है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत एक तरह के संसद का क्या बन गया? एक स्वरूप मिल गया। ठीक है, तो इसका काम क्या था? विधायी काम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो ये हालांकि इसका नेचर अब एक तरह से सलाहकारी टाइप का रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सलाहकारी टाइप का रहेगा। लेकिन यहां पर यह तो तय हो गया ना कि अब केंद्रीय विधान परिषद बन गया और वहीं से एक तरह से भारत में संसदीय व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, कि कार्यपालिका, विधायिका और ये आपका किस तरह से रूप में काम कर रहा है? तो संसद के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कैसा काम कर रहा है? संसद के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक चीज और देखिएगा बड़े ध्यान से कि ये जो 6 मेंबर है, 6 मेंबर में 4 मेंबर, ठीक है, जो प्रांतीय सरकार है, प्रांतीय व्यवस्था है, प्रांत जो बना हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंसी जो बना हुआ है, वहां से चुन करके आएंगे। 4 कहां से चुन करके आएंगे? प्रेसिडेंसी, जैसे बंगाल से एक चुन करके आएंगे, एक आगरा से चुन करके आएंगे, एक बंबई से चुन करके आएंगे और एक कहां बच गया? मद्रास से चुन करके आएंगे। यानी 4 अलग अलग प्रांतों से फिर क्या होगा? चुन करके आएगा। ये जो 6 मेंबर है, 6 में 4 क्या किया गया? स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व किसको बोला गया? कि जो प्रांत है वहां के सरकार के द्वारा चुना हुआ लोग आएगा। ठीक है, ये जो 4 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 है आपका यहां से जो चुन करके आएगा, तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि 1853 का जो एक्ट है वो स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या दिया? बढ़ावा दिया। स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या किया? का शुरुआत बोल सकते हैं, शुरुआत किया। स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या किया? शुरुआत किया। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देखो, रिकैप करते हैं कि 1853 के एक्ट के तहत, ठीक है, आपका गवर्नर जनरल के कामों का बंटवारा किया गया। कार्यकारी और विधायी, विधायी के लिए 6 पार्षद चुने गए। ठीक है, 6 पार्षद को शामिल किया गया और ये जो 6 पार्षद है वो एक तरह से केंद्रीय विधान परिषद बन गया। ठीक है, एक तरह से संसदीय व्यवस्था भारत में शुरुआत हो गई, क्योंकि ये एक छोटे संसद के रूप में काम किया। ठीक है, इसमें से जो 6 था, 4 स्थानीय जगह से आए, प्रांतों से आए। कहां से? जैसे बंगाल, आगरा, मुंबई, मद्रास से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1853 का जो एक्ट है वह स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। याद कीजिएगा, अभी तुरंत हम बताए कि 1833 के एक्ट के तहत
सिविल सेवा के भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव आया था। ठीक है, कि जो सिविल सेवक है सिविल सेवक के लिए खुली प्रतियोगिता, ठीक है, सिविल सेवक के चयन एवं भर्ती के लिए, ठीक है, खुली प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है, 33 में आया था तो क्या ये लागू हो पाया था? नहीं। ठीक है, किसके लिए? भर्ती के लिए। ठीक है, ये लागू नहीं हो पाया था, तो ये 1853 के एक्ट में क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, 1853 के एक्ट में क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1853 का एक्ट में कई ऐसे प्रावधान थे जो यहां के व्यवस्था में क्या किया? परिवर्तन किया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं 1853 का एक्ट, सुनिएगा बड़ा ध्यान से कि 1853 का एक्ट 1833 के एक्ट के बाद आया। 1853 के एक्ट में कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा यह बोला गया था कि जब भी उपयुक्त समय आएगा तो आपका जो शासन व्यवस्था है, कंपनी के शासन व्यवस्था किसके पास चला जाएगा? क्राउन के पास चला जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज ये बताए थे कि जो आपका 1833 में विधि सदस्य जो शामिल हुए थे लॉर्ड मैकाले, उनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई, उनको वोटिंग देने का भी अधिकार मिल गया। तीसरा चीज बताए थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी संख्या पहले 24 थी, अब कितने हो गई? 18 हो गई। उसमें भी 6 किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। उसके अलावा बताया कि पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग किया गया। विधायी कार्य के लिए 6 पार्षद जोड़े गए, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इस एक तरह से वो छोटा संसद के रूप में काम किया और माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था वहीं से शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद बताया सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत, क्योंकि ऑलरेडी 33 में आ गया था लेकिन उसका मान्यता नहीं मिल पाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण। ठीक है, उसके बाद बताया कि जो केंद्रीय विधान परिषद में 6 लोग हैं उसमें 4 लोग अलग अलग प्रांतों से चुन करके आएंगे। इसीलिए कहा गया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुरुआत कहां से हुआ? 1853 के एक्ट से हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं आपका जो मेन एक्ट है 1858 का एक्ट, अधिनियम। ठीक है, 1858। इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग, तब ये पता चलेगा कि 1858 का अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये एक्चुअली में बीपीएससी में भी शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको पूछ लिया गया है, मेंस में, पेपर 1 में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा गया है, क्योंकि 1858 एक तरह से मतलब वाटर शेड की तरह काम कर रहा है कि उसके पहले एकदम अलग से सिस्टम और उसके बाद एकदम अलग से सिस्टम है। ठीक है, तो देखिएगा यहां ध्यान से 1858 के एक्ट के बैकग्राउंड देखते हैं। तो पहला था कि 1853 के एक्ट में ही कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं था। बताओ, समय सीमा निर्धारण था? यानी समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं। ठीक है, समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं। किस एक्ट के तहत? 1853। इसका मतलब ये लग गया था, ठीक है, कि अब कंपनी का शासन बहुत जल्द ही क्राउन के पास जाएगा, ऐसा लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा चीज हो गया 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति। अब ब्रिटिश क्राउन जो है एकदम ठान लिया कि इसी का तो इंतजार था। ठीक है, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। ठीक है, और वो घड़ी क्या आई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, का अब कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, टोटल का टोटल क्या हो गया? शासन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है आपका 1858 के अधिनियम में
1858 के अधिनियम में पहला पॉइंट यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है कहां पर ट्रांसफर हो गया? ब्रिटिश क्राउन के पास हो गया। ठीक है, क्या कहां हो गया? ब्रिटिश क्राउन के पास हो गया। अब देखिएगा, हम बताए थे कि कोई भी कंपनी अगर कहीं भी लगा हुआ है तो कंपनी का जो शासन व्यवस्था देखने के लिए दो जगह लोग रहेंगे। एक तो जहां कंपनी है, एक इंग्लैंड में कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग कहां रहेंगे? भारत में। जैसे हम बताए कि अगर मान लेते हैं कि हम लंदन में एक कंपनी बनाए, ठीक है, और उसको इंडिया से संचालन कर रहे हैं, तो कंपनी को देखने के लिए दो तरह का प्रशासन होगा। एक भारत का प्रशासन होगा और दूसरा कहां का प्रशासन होगा? इंग्लैंड में प्रशासन होगा। तो इंग्लैंड की कंपनी भारत में आई थी तो उसको चलाने के लिए इंग्लैंड का प्रशासन अलग और भारत का प्रशासन अलग रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, हाँ कुछ डाउट था? तो देखते हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं आया। ठीक है, यानी कोई भी वैसा परिवर्तन नहीं आया भारत की शासन व्यवस्था में। भारत में कंपनी के जो लोग थे वहां पर वैसा कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, यानी भारत में, ठीक है, कोई खास परिवर्तन नहीं। ठीक है, देखो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही ये क्या देख रहे हैं कि भारत में इस एक्ट के कारण कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, यानी 1858 का जो अधिनियम था इंग्लैंड में संरचनात्मक परिवर्तन कर दिया, मतलब पूरी संरचना वहां का बदल गया। क्या क्या बदला वो देखते हैं। ठीक है, कि 1858 के अधिनियम में वहां पर क्या क्या बदला है। तो देखिएगा, हम बताए थे कि वहां पर इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, सारा बात कहां का करेंगे? अब इंग्लैंड का करेंगे। ठीक है, तुम लोग को अब इंग्लैंड लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इंग्लैंड में था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, डायरेक्टर्स। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और इसी को बोला गया था द्वैध शासन। याद है? क्योंकि शासन करने वाले विषयों का अगर बंटवारा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। ठीक है, डायआर्की जिसको बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट हो गया, द्वैध शासन। अब इंग्लैंड में क्या किया गया? बोला गया कि जितना भी है ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, बोलो पेंसिल, और सारा सिस्टम हो गया कैंसिल। ठीक है, सारा सिस्टम क्या हो गया? कैंसिल। तो एक झटके में हम क्या देख लिए कि 1858 के अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, साथ ही साथ द्वैध शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसके जगह जो आया तो देखिएगा जरा ध्यान से, उसको बोला गया, देखो ब्रिटेन के संसद में वहां कैबिनेट मंत्री रहेंगे। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में, यानी ब्रिटिश संसद की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? कैबिनेट रहेगा। क्या रहेगा? कैबिनेट रहेगा, कैबिनेट मंत्री। तो ब्रिटिश के संसद के कैबिनेट, एक कैबिनेट को एक जिम्मा दिया गया कि तुम बन जाओ भारत का राज्य सचिव। क्या बन जाओ? भारत का राज्य सचिव। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं कि 1858 के अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और द्वैध शासन को खत्म करके भारत के राज्य सचिव नाम का पद सृजित किया गया। ठीक है, मतलब उसकी शुरुआत हुई। अब एक नया पद, देखो सारा ये माजरा कहां चल रहा है? ब्रिटेन में चल रहा है। ठीक है, भारत की अभी बात नहीं हो रही है, उन लोग पहले अपने में लड़ने दो उन लोगों को। ठीक है,
तो इन लोग बोला कि हम एक नया पद बनाए हैं जिसका नाम क्या है, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, भारत का राज्य सचिव। और ये जो भारत का राज्य सचिव है, इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्य का एक परिषद बनेगा। ठीक है, 15 सदस्य का क्या बनेगा, परिषद बनेगा। ठीक है, जो इसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। 15 सदस्य में 8 + 7, 7 का नॉमिनेशन कौन करेगा, मनोनीत कौन करेगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी खत्म हुआ है उसके लोग। ठीक है, 7 मेंबर को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, 8 आपका क्राउन की तरफ से रहेगा। लेकिन ये 15 सदस्य का परिषद राज्य सचिव के लिए केवल और केवल सलाहकारी होगा। क्या होगा, सलाहकारी होगा। सलाहकारी कहने का मतलब कि इन लोग डिसीजन मतलब कुछ भी सुनाएगा, टोटल डिपेंड किस पर करता है, भारत के राज्य सचिव पर। ठीक है, या तो वो डिसीजन को मान भी सकता है, नहीं तो ठुकरा भी सकता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड किस पर करता है, राज्य सचिव पर। तो ये मेन जो संरचनात्मक परिवर्तन हुआ था वो यही हुआ था कि भारत के राज्य सचिव। अब बताओ, भारत के राज्य सचिव एक्चुअली में कैबिनेट का हिस्सा है, बताए ना। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, एकदम क्राउन। ठीक है, किसके प्रति, क्राउन के प्रति। अब देखिएगा यहां पर, अच्छा एक पॉइंट यहां पर बताइए, भारत का राज्य सचिव का जो गठन किया गया, एक पद का जो गठन किया गया, पहला भारत के राज्य सचिव कौन बने थे, स्टेनले बने थे। पहला कौन बने थे, स्टेनले बने थे, स्टेनले। ठीक है, याद कीजिएगा, ये वनडे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, प्री के एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर और भारत में बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। जो भारत का अभी गवर्नर जनरल था ना, देखो अब इंडिया में आ जाओ, कहां से, इंग्लैंड से। ठीक है, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब इसका नाम क्या परिवर्तन कर दिया गया, वायसराय। ठीक है, ये हो गया आपका वायसराय। तो देखो अभी जो जितना भी जो सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा था इंडिया में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग। और वही पोस्ट को रिन्यू कर दिया गया। ठीक है, जिसे अभी हमको बोला जा रहा है कि आप गवर्नर जनरल है, 2 मिनट के बाद बोला जा रहा है कि आप वायसराय हैं, तो हम अंतिम गवर्नर जनरल हम बन गए और पहला वायसराय बन गए। तो इस तरह से अब क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये प्रथम वायसराय कौन बने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम वायसराय क्वेश्चन पूछे, अंतिम गवर्नर जनरल क्वेश्चन पूछे, बात आपका क्या है, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं कि वायसराय का नियुक्ति कौन किया, क्राउन। वायसराय का नियुक्ति कौन किया, क्राउन किया। लेकिन ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये उत्तरदायी होगा किसके प्रति, राज्य सचिव के प्रति। ठीक है, और राज्य सचिव फिर वहां संसद के प्रति। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में क्या हुआ आपका कि क्राउन का प्रतिनिधि किसको बनाया गया, वायसराय। यानी गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, वायसराय बन गए। और जब वायसराय बन गए तो ये आपका इसकी नियुक्ति किया क्राउन, और उत्तरदायी किसके प्रति हो रहा है, राज्य सचिव के प्रति हो रहा है। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत। तो ये
सारा कुछ था आपका 1858 का अधिनियम। ठीक है, 1858 का अधिनियम। अब इसके बाद 1858 का जो अधिनियम है, इसके बाद आपका आता है 1800, ठीक है, 61 का अधिनियम। ठीक है, अब क्या आता है 1861 का अधिनियम। तो देखिएगा 1861 का अधिनियम। अब देखिए 1858 का अधिनियम क्या किया, इंग्लैंड में संरचनात्मक बदलाव लाया। भारत में कोई खास बदलाव आया नहीं आया। ठीक है, लेकिन 1861 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1861 का जो अधिनियम था, इसने भारत के शासन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव लाया। ठीक है, यानी 1858 इंग्लैंड में और 1861 भारत में। इसीलिए 1861 का अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला चीज 1858 के बाद जो 1861 का अधिनियम आया, उसमें पहला प्रावधान अगर हम देखें तो था कि कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। कौन सा सिस्टम? कैबिनेट सिस्टम, यानी कैबिनेट प्रणाली। पहले देखते हैं कि कार्यपालिका में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, तो कार्यपालिका में अगर बदलाव की बात करें तो पहला चीज क्या हुआ, कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत। इसी को बोला गया था पोर्टफोलियो। क्या बोला गया था? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब पद। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, पहले तो ये याद कर लीजिएगा कि 1861 के अधिनियम के तहत पहला बार कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। इसके पीछे की कहानी को देखिएगा जरा ध्यान से कि अभी 1858 का अधिनियम आया था। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब लॉर्ड कैनिंग वायसराय हैं, तो इनके पास काम का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये क्या किए कि 1859 में जो इनके कार्यकारी परिषद में जो लोग थे, अभी बताए थे ना कि गवर्नर जनरल का परिषद का गठन किया गया था जो उसकी सहायता करते थे। तो जो परिषद में उसके लोग थे, सभी को एक एक विभाग दे दिया गया कि तुम ये विभाग संभालो, तुम ये विभाग संभालो, तुम राजस्व वाला मामला देख लो, तुम वित्त वाला मामला देख लो, तुम गृह वाला मामला देख लो, कोई सैन्य वाला मामला देख लेगा, कोई विधि वाला मामला देख लेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 1859 में ही ये पोर्टफोलियो सिस्टम वो क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ठीक है, 1859 में लॉर्ड कैनिंग क्या किए, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिए। पोर्टफोलियो मतलब एक एक विभाग, जैसे हमको सहायता करने के लिए 5 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे कि पांचों को हम एक एक क्या कर देंगे, विभाग बांट देंगे कि तुम लोग उस मामले में अपना डिसीजन लेना, एकदम पॉलिसी वगैरह बनाने की जब जरूरत पड़ेगी तब हम रहेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से पोर्टफोलियो जो सिस्टम है, इसकी शुरुआत कब से हुई बताओ? 1859 से हुई। कौन किया? लॉर्ड कैनिंग किया। ठीक है, और इसको मान्यता किस अधिनियम में मिल गया? 1861 के अधिनियम में मिल गया। यानी 1861 के अधिनियम के तहत कैबिनेट सिस्टम क्या हो गया, मान्य हो गई, उस समय से लागू हो गया। ठीक है, तो कैबिनेट प्रणाली जब शुरू हुआ तो यहां देखिएगा इस समय क्या किए थे लॉर्ड कैनिंग कि अलग अलग विभाग दे दिए थे। जैसे एक को राजस्व विभाग दे दिए थे, एक हो गया विधि, सैन्य, ठीक है, वित्त और गृह। टोटल कितने? 5 लोग। ठीक है, ये मामला बांट लिए गए। ठीक है, ये मामला बांट लिए गए। ठीक है, कि ये
जो विभाग मिला है उसमें कोई भी डिसीजन लेना है तो ले लीजिए, लेकिन अगर पॉलिसी वगैरह का निर्माण करना है, कोई नीति निर्धारक मतलब कोई कानून वगैरह का निर्माण करना है, तो उस मामले में फिर वायसराय से पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई, कब से हुई? 1861 के अधिनियम से। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1861 के अधिनियम में इसको मान्यता मिला, शुरू ऑलरेडी पहले हो चुका था। कब हो गया था? 1859 में। ठीक है, क्योंकि 1858 के एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग क्या बने थे? वायसराय बने थे, और ये 1859 में ये सिस्टम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखते हैं कि विधायिका में क्या परिवर्तन आया। ये तो हम लोग देख लिए कार्यपालिका, अब किस में देखते हैं? विधायिका में क्या क्या परिवर्तन आया। तो देखिएगा, अभी हम क्या बताए थे कि अब यहां पर हो गए वायसराय। ठीक है, वायसराय में हम क्या बताए कि इसकी अगर विधायी शक्ति के बारे में बात किया जाए, ठीक है, वायसराय के लिए जो विधायिका का काम होगा, ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक तरफ कार्यकारी और दूसरा तरफ विधायी। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन आया? कार्यकारी, दूसरा साइड विधायिका, यानी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस आया? ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस आया? तो कार्यकारी में तो अभी बताए कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई। क्या हुआ? कैबिनेट प्रणाली स्टार्ट हो गया। विधायिका में देखिएगा कि अभी जो आपका बताए थे 1853 के एक्ट के तहत क्या बना था? केंद्रीय विधान परिषद। किसके तहत इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1853 के एक्ट के तहत फॉर्मेशन हुआ था। अब इसी का नाम पड़ गया शाही विधान परिषद। क्या पड़ गया? शाही विधान परिषद। ठीक है, अब शाही विधान परिषद पड़ा, ठीक है, तो कहीं कहीं केंद्रीय ही भी लिखा हुआ रहेगा, तो मान के वही चलना है, शाही मतलब केंद्रीय। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ, शाही मतलब क्राउन, हेड अब कौन है? क्राउन की तरफ से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी तक कितना मेंबर था? 6 मेंबर था। बताए थे ना कितना मेंबर था? 6 मेंबर था, 6 विधान पार्षद था। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, यानी विधायिका को 1861 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? विस्तारित कर दिया गया। ऊपर में लिख देते हैं 1861 का अधिनियम। ठीक है, क्या क्या चेंजेज आया? विस्तारित कर दिया गया। इसमें बोला गया कि कम से कम 6 सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य? कम से कम 6। ठीक है, और अधिक से अधिक कितना? 12। अधिक कितना हो सकता है? 12। यानी सिंपल, ठीक है, यानी सिंपली अब विस्तारित करके कितना बताया गया? 6 से 12। इधर देख रहे थे ना विधायिका वाला। अब बोला गया कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 से लेकर के 12, यानी कम से कम 6 सदस्य होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, विस्तार कर दिया गया। इसमें यह भी बोला गया कि जो विस्तारित है, ठीक है, जो विस्तारित परिषद है, ठीक है, जो विस्तार किया गया उसमें कम से कम, ठीक है, कम से कम आधा सदस्य, ठीक है, क्या होगा? गैर सरकारी होगा। आधा सदस्य क्या होगा? गैर सरकारी होगा। गैर सरकारी कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी तक कंपनी में
जितने भी लोग जुड़ रहे थे सब ऑफिसर लेवल के थे, ठीक है। सबका लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो सिविल सर्विसेज के रूप में था, 10 साल का एक जॉब किया, तो उन लोगों को जनरली शामिल किया जाता था। अब क्या हो गया कि बोला गया कि विधान परिषद में जो विस्तारित किया गया है, जो विस्तार किया गया है, तो उसमें आपको आधा, कम से कम, क्या बोले, कम से कम आधा सदस्य क्या हो गए, गैर सरकारी, ठीक है। और गैर सरकारी में भी वो भारतीय भी हो सकते हैं या अंग्रेज भी हो सकते हैं। भारतीय के साथ साथ क्या हो सकते हैं, अंग्रेज भी हो सकते हैं एक तरह से। अब यहां पर देखो बड़ा वीवीआई पॉइंट है कि 1861 का अधिनियम, ठीक है, किसका बोल रहे हैं, 1861 का अधिनियम, देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या किया कि विधान परिषद में, कौन सा विधान परिषद, ठीक है, शाही विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद। तो 1861 का जो अधिनियम है वो विधान परिषद में भारतीयों के लिए, ठीक है, भारतीयों के प्रवेश के लिए क्या किया, एक रास्ता खोला कि अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, प्रवेश के लिए एक तरह से रास्ता, ठीक है, रास्ता खुला। तो 1861 का अधिनियम के तहत क्या हुआ, विधान परिषद में भारतीयों के प्रवेश के लिए रास्ता खुल गया। अब इसी को आगे बढ़ाने के लिए, देखिएगा इधर वाले ही पॉइंट हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए 1862 में, ठीक है, जो वायसराय है वो 3 भारतीयों को क्या किए, नियुक्त किए। 3 भारतीयों को क्या किए, नियुक्त किए। 3 भारतीयों को शामिल किए। और वो शामिल कौन कौन, किनको किनको किए, बनारस के राजा, ठीक है, पटियाला के राजा, और एक थे सर दिनकर राव, ठीक है, सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 को शामिल किया गया। कब किया गया, 1862 में। किस अधिनियम के तहत, 61 के अधिनियम के तहत। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों के प्रवेश के लिए रास्ता खुला। 1861 का अधिनियम। किनको किनको जोड़ा गया, बनारस के राजा, पटियाला के राजा एवं सर दिनकर राव, ठीक है। कोई दिक्कत, कब जोड़ा गया, 1862 में। देखो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लेगा, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहां पर देखिएगा इसके आगे कि अभी तक तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारतीयों को शामिल किया गया, गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या बताए कि 6 से 12 तक विस्तारित किया गया, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, वही वाला, हाँ, मतलब 6 से 12, कम से कम 6, अधिक से अधिक 12, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि 6 से 12, ठीक है, तक क्या कर दिया गया आपका, उसको विस्तारित किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो विस्तारित किया गया तो केंद्रीय विधान परिषद का, देखिएगा केंद्रीय विधान परिषद में एक तरह से परिवर्तन आया, आया ना परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया, भारतीय शामिल किए गए, भारतीय। लेकिन अब तक इन लोगों को जो राइट था केवल विचार करने के लिए था। किसी भी विषय पर केवल और केवल क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। बाकी एकदम मुंह पर ऐसे, ठीक है, उंगली रख करके एकदम चुप रहेगा। मतलब चुप रहने का मतलब क्या हुआ कि न तो प्रश्न कर सकता है,
न ही आलोचना कर सकता है, न ही बहस कर सकता है, केवल और केवल क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। ये सब नहीं करेगा। यानी प्रवेश तो मिला लेकिन सिंबॉलिक तौर पर था, आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया कि केंद्रीय विधान परिषद में क्या क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है? अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है, कि इसके आगे क्या क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके अगले प्रावधानों की अगर हम बात करें तो एक और जो मेन प्रावधान था वो ये था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। ठीक है, क्या शक्ति मिला? देखो, अध्यादेश क्या होता है? इमरजेंसी के समय में जब कानून की प्रक्रिया नहीं चल रहा है, कानून बनाने की प्रक्रिया जब नहीं चल रही है, ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम में अगर कानून का जरूरत पड़ गया तो उस समय वायसराय अपने से कानून बना सकते थे। उसी को क्या बोला गया? अध्यादेश बोला गया। ये अध्यादेश का जो राइट है अभी भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो अभी हमारे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास क्या है? अध्यादेश की शक्ति है। तो समझ लो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला? 1861 के तहत मिला। किसको मिला? वायसराय को। ठीक है, और ये बोला गया कितने महीने के लिए वैलिड रहेगा? 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अध्यादेश कितने महीने तक के लिए वैलिड रहेगा? 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। बात समझ में आया? 6 महीना के बाद फिर कानून बना लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद देखिए, ज्यादा जो परिवर्तन हुआ विधायिका में ही हुआ है। ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ है? विधायिका में। कार्यपालिका में तो हम लोग अभी क्या देखे कि कैबिनेट सिस्टम लागू हुआ। वही देखे ना, कैबिनेट सिस्टम कब लागू हुआ था बताइए? 1859 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 61 के अधिनियम के तहत उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके आगे की और क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके आगे हम लोग और देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट आपका स्लाइड में ही बताते हैं क्योंकि लंबा चलेगा। ये बताए थे कि 1833 के अधिनियम में, 1833 के अधिनियम के तहत बॉम्बे यानी बंबई, ठीक है, अगर बॉम्बे की बात करें, बंबई और मद्रास की विधायी शक्ति छीन लिया गया था। बताया था ना कि केंद्रीयकरण अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था। कब? 1833 के एक्ट में। ठीक है, यानी बंबई मद्रास की जो विधायी शक्ति थी, ठीक है, विधायी शक्ति क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। ठीक है, उसको छीनना ही बोलेंगे, छीन लिया गया था। लेकिन यहां पर इसको हम क्या बोले? केंद्रीयकरण हुआ। ये क्या हुआ? ये केंद्रीयकरण। लेकिन 1833 के जस्ट उल्टा आपका 1861 के अधिनियम में हुआ। इसमें क्या हुआ? 1861 के अधिनियम में फिर से इन लोगों को शक्ति मिल गई, विधायी शक्ति। जो 33 के अधिनियम में जो छीन लिया गया था ना कि अब आपको कानून बनाने की शक्ति नहीं है, वो आपका 1861 के अधिनियम में फिर से लौटा दिया गया। मतलब रोने की जरूरत नहीं है, ले लो। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा से कुरकुरे छीन लिए, रोना स्टार्ट, बीच में खा गए थे, फिर देखे मेरे पास पैसा आया, खरीद करके उसको क्या कर दिए? वापस कर दिए।
यानी केंद्रीयकरण का उल्टा क्या हो गया? विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी फिर से बंबई और मद्रास, ठीक है, बंबई और मद्रास को जो आपका विधायी शक्तियां थी, ठीक है, उसको फिर से दे दिया गया। ठीक है, पुनः बहाल कर दिया गया। ठीक है, पुनः बहाल कर दिया गया। लेकिन तो हर बात में है लेकिन, क्यों है? यहां पर बोला गया कि आप लोग बिल लाइए, वायसराय के परमिशन के बिना कोई बिल एक्ट में नहीं बदलेगा, बिल आपका बिल रह जाएगा। और कुछ मामला में जैसे टेलीग्राफ, नेवी, ये सब के मामला में अगर आपको कानून बनाना है तो पहले वायसराय से अप्रूवल लीजिए, पहले सहमति। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि धन विधेयक के मामला में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होता है। तो इस समय बोला गया था, देखिएगा बड़े ध्यान से, कि कोई भी बिल एक्ट में नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक वायसराय की सहमति, वायसराय की सहमति से ही बदलेगा। ठीक है, वायसराय की सहमति से ही बदलेगा। ठीक है, ठीक है, बिल जो है एक्ट में किसके सहमति से बदलेगा? वायसराय। यानी आपको विधायिका का शक्ति तो मिल गया, लेकिन एकदम से इंडिपेंडेंसी नहीं मिली। दूसरा चीज ये है कि आपका कुछ जैसे टेलीग्राफ, ठीक है, नेवी आदि मामलों में, ठीक है, आदि मामलों के लिए अगर कानून बनाना है, ठीक है, आदि मामलों के लिए क्या करना है? कानून बनाना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए वायसराय की पूर्व सहमति जरूरी है। पहले हम पूछेंगे वायसराय के पास कि देखिए हम टेलीग्राफ से संबंधित कुछ कानून बनाना चाहते हैं, तो सहमति देगा तो ठीक है, और नहीं देगा तो नहीं देगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि धन विधेयक या कुछ ऐसे विधेयक है जिनको संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी क्या होता है? पूर्व अनुमति जरूरी होता है। तो देखो शुरुआत सब पहले से ही हो रहा है। ठीक है, यानी ये सब के लिए वायसराय की पूर्व सहमति, मतलब बिल पेश करने के पहले पूछो, पूर्व सहमति क्या है? जरूरी है। ठीक है, जरूरी। सारा व्यवस्था किसमें किया गया? 1861 के एक्ट में किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये इतने चीज हम लोग क्या कर लिए? देख लिए। इसके बाद क्या है आपका? देखिएगा ध्यान से कि जो वायसराय थे, ठीक है, इनको बोला गया कि अगर आप अन्य प्रांतों को भी विधायी शक्तियां देना चाहते हैं, ठीक है, अन्य प्रांतों को भी अगर विधायी शक्तियां देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे अभी क्या किया गया, जो मद्रास और बंबई से जो विधायी शक्तियां छीना गया था वापस दिया गया। तो 1861 के अधिनियम में यह भी बोला गया कि अगर वायसराय को लगता है कि इस प्रांत, कोई और प्रांत अगर है, वहां भी आप कानून बनाने के लिए उसको विधायी शक्तियां देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। समझ में आया? यानी अन्य प्रांतों, ठीक है, अन्य प्रांतों को भी, अन्य प्रांतों को भी विधायी शक्ति देने का प्रावधान। जैसे देखो, इसको ऐसे समझो, अभी हम क्या बोले, वायसराय साहब आए 1861 के अधिनियम के तहत, जो बंबई और मद्रास से जो छीन लिया गया था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? दे दिया गया।
अगर वायसराय को लगे कि कोई और वैसा प्रांत है जहां पर विधायी परिषद बनना चाहिए, ठीक है, वहां पर विधायिका अलग कर देना चाहिए, उसको विधान परिषद के लिए पावर देना चाहिए, तो वो दे सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अन्य प्रांतों को भी अगर लगे कि उसको विधायी शक्ति देना है, विधान परिषद उसके लिए बनाना है, तब वो दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक शक्ति। दूसरा चीज, किसी का उल्टा भी, कि वायसराय को अगर लग रहा है, जैसे मान लेते हैं ये एरिया, ये प्रांत नहीं है, लेकिन लग रहा है कि यहां पर विधान परिषद बनाना चाहिए, तो विधान परिषद बनाने के लिए उसको प्रांत के रूप में भी क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। देखो दोनों चीज अलग अलग है। पहले से कोई प्रांत बना हुआ है, अगर वायसराय को लगे कि उस प्रांत में भी विधान परिषद मिलना चाहिए, तब वो देगा। लेकिन अगर कोई पहले से प्रांत नहीं है, तो उसको लग रहा है कि यहां पर एक विधान परिषद होनी चाहिए, विधायिका के लिए कानून बनना चाहिए, ठीक है, मतलब विधायिका की शक्ति इसको मिलना चाहिए, तो सबसे पहले उसको क्या बनाएगा, प्रांत, तब उसको देगा विधायिका की शक्ति। समझ में आ रहा है? तो प्रांत बनाने की शक्ति भी दिया गया। ठीक है, प्रांत बनाएगा। ठीक है, और फिर उसको क्या देगा, प्रांत बनाएगा, तो फिर क्या देगा, विधायी शक्ति। दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई प्रांत है, वायसराय को ऐसा लगा कि उसको विधायी शक्ति देना चाहिए, तो वो विधायी शक्ति दे देगा। किस एक्ट के तहत? 1861 के एक्ट के तहत। ठीक है, दूसरा बात, अगर कोई प्रांत नहीं है, कुछ एरिया वैसा लगा कि यहां पर विधायी शक्ति मिलना चाहिए, तो सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे, प्रांत, और प्रांत बना करके उसको क्या देंगे, विधायी शक्ति देंगे। प्रांत बना के क्या देंगे, विधायी शक्ति देंगे। समझ में आया? तो ये टोटल जो आपका अधिकार है, ये किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया। तो ये 1861 के अधिनियम देखे, कोई दिक्कत? अब इसका थोड़ा सा एक तरह से इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है, कि क्या क्या वैसा इंपॉर्टेंस था, तो देखिएगा ध्यान से कि भारतीयों का प्रवेश हुआ, लेकिन भारतीयों का जो प्रवेश हुआ, इसका कोई मतलब था सिंबॉलिक। क्यों ऐसा था बताओ? क्योंकि 1857 के क्रांति से अंग्रेज को यह एहसास हो गया था कि बिना भारतीयों को शामिल किए हम यहां पर शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। ठीक है, इसीलिए शामिल करना जरूरी है। ठीक है, और इसी कदम, ठीक है, इसी प्रयास के लिए यह पहला कदम था। ठीक है, कि चलो कम से कम पहला बार क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। बाद में फिर इन लोगों को मिलेगा क्या, अभी तक केवल विचार करने का पावर है, केवल विचार करने की शक्ति है, आलोचना नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते। धीरे 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 सब कुछ मिलना स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो ये इसका क्या था, आपका पहला चीज कि भारतीयों का प्रवेश हो गया। ठीक है, क्यों हुआ पता चला। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। जो 33 तक अभी देख रहा, मतलब 33 तक जो देखे थे कि मैक्सिमम लिमिट तक जो हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक जो हम लोग पहुंचे थे, ठीक है, तो 33 के बाद, ठीक है, 61 का ही अधिनियम था, जिसमें क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से प्रांतों को विधायी शक्ति देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 1861 का अधिनियम फाइनली खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, अगर एक लिस्ट बनाए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से भी ये जरूरी है लिस्ट का होना, तो देखिएगा पहला चीज ये बताए थे एकदम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताए थे, उसके बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट बताए थे, इसके बाद आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताए थे, उसके बाद 1786
86 का वो कॉर्नवालिस को मनाने के लिए जो अधिनियम आया था उसके बारे में बताए। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट बताया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट बताया। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट बताया। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट बताया। उसके बाद 1858 का अधिनियम आया, ठीक है। उसके बाद आपका 1861 का अधिनियम आया। तो देख रहे हो संवैधानिक विकास कैसे कैसे आया। अभी तक आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि संसदीय व्यवस्था कब से दिखाई देना स्टार्ट हो गया, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के अलावा फिर आपको यह भी पता चल गया कि कैबिनेट सिस्टम कब से लागू हो गया, ठीक है। तो आज तक हम लोग फिर यहां तक करेंगे और आज के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्ट देखेंगे, ठीक है, जो होगा 1892 का अधिनियम। फिर आई थिंक हमको लगता है कि 2 से 3 क्लास, मतलब 2 क्लास और लेंगे, पूरा आपको 1935 का अधिनियम और वहां तक पूरा खत्म हो जाएगा इन डिटेल में, ठीक है। बुलाइएगा मैम।